आज की क्लास अपन शुरू करते हैं 10th की साइंस की फर्स्ट चैप्टर की। अपना ये फोर्थ लेक्चर है। अपन पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास की शुरुआत करते हैं आज एक नए कोटेशन के साथ, मोटिवेशनल कोट के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी क्लास शुरू करें तो एक उत्साह और मोटिवेशन के साथ क्लास शुरू करें। इसके लिए मैं आपके लिए कोई शेर और कोई बढ़िया सी जो लाइन है आपके लिए पकड़ के लाऊं। तो मुझे बहुत अच्छी ये लाइन लगती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा और जीने का मज़ा भी आएगा और जीने का मज़ा भी आएगा। तो ये आप सभी को मोटिवेट करने के लिए कि आपने जो सपने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा लगे रहें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना हमने सीखा था। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस थी, उनको हमने बैलेंस किया था और मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था। उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, आपने बहुत लोगों ने सही भी किए। फिर लास्ट क्लास में हमने वही सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते हैं। आज अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अलग अलग टाइप अपन देखेंगे। तो आज अपन लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हेडिंग लिख लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के कई सारे टाइप होते हैं, उन सभी टाइप्स को अपन एक एक करते हुए लेंगे। पहले मैं एक चार्ट बना देता हूँ। इस चार्ट में सारे जितने भी टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, वो सारे जो टाइप्स हैं यहाँ पे अपन को पढ़ने को मिलेंगे। टोटल 4 तरह से हम किसी केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नेचर, दूसरा एनर्जी चेंज, 1, 2 और 3 और 4 तरह से अपन कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे। ये 4 तरीके कौन कौन से? पहला तो रहेगा नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पहला क्लासिफिकेशन रहता है नेचर के बेसिस पे, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका नेचर कैसा है, उसमें क्या क्या प्रोसेस वगैरह इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन करेंगे एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तीसरा होगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो जो रिएक्टेंट्स और हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे थर्ड क्लासिफिकेशन लेंगे। और फोर्थ लेंगे टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन, टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। तो ये 4 तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। अब नेचर जो होगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस या फिर जो आपके रिएक्टेंट है उनके बेसिस पे भी फर्दर हम 6 तरह के क्लासिफिकेशन करते हैं। और इनमें अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे टाइप यहाँ पे अपन को पढ़ने को मिलेंगे। टोटल 6 टाइप यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं उन सभी के नाम लिख देता हूँ। पहले देखो एक बार चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाने के बाद में एक एक जो रिएक्शन का टाइप होगा उसे अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये 6 तरीके देखो यहाँ पे रिएक्शंस अपन पढ़ने वाले हैं। जो पहला टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीकम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पहला टाइप नेचर में पढ़ेंगे। दूसरा टाइप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। दूसरा टाइप जो होगा वो होगा डिकम्पोजिशन। तीसरा टाइप होगा डिस्प्लेसमेंट। चौथा टाइप होगा डिस्प्लेसमेंट के बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट।
ये चौथा टाइप होगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, और लास्ट में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये टोटल 6 तरह के जो टाइप्स होते हैं नेचर के बेसिस पे। वैसे 4 तरीके हैं केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का। जो सबसे पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उस बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 6 तरह की अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली नेचर, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये 6 टाइप्स हैं। एनर्जी के बेसिस पे भी फिर क्लासिफाई करते हैं फर्दर अपन। जो एनर्जी है उसके बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। इसमें अपन पढ़ेंगे एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड एक पढ़ेंगे एंडोथर्मिक। तो एक ये क्लासिफिकेशन भी रहता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का। और जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन और होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। ये देखो क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन सारे जो रिएक्शंस के टाइप है बहुत छोटे छोटे हैं, अपन जल्दी ही कवर कर लेंगे। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 2 तरह का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे पढ़ेंगे। और लास्ट है टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन। टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन के भी अपन 2 क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ेंगे। एक क्लासिफिकेशन होगा रिवर्सिबल और एक क्लासिफिकेशन होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक तो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल, और एक होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो इस तरह से ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है। टोटल 4 तरह के क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई करने के 4 तरीके हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर की जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में किस तरह का नेचर हो रहा है, किस तरह से कंबाइन हो रहे हैं या डिकम्पोज हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो वो तो हो गया नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे अपन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, कि एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है आपकी केमिकल रिएक्शन में। तो उसमें क्लासिफिकेशन आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम एक्सोथर्मिक को भी समझेंगे, एंडोथर्मिक को भी समझेंगे। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है फिजिकल स्टेट पे, जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट से क्या मतलब हो सकता है अपना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट से क्या मतलब है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया। ठीक है, तो सॉलिड है सारे के सारे होमोजीनियस, कोई सॉलिड है कोई लिक्विड है तो हेट्रोजीनियस, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ये टाइप रहता है हमारा इन सब में। तो हाँ, किसी को कोई डाउट है दिव्य पार्थ बताओ। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज में टाइप कर दें, क्योंकि किसी का अकारणवश ऑडियो ऑन रह जाता है तो उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है, नॉइज आने लगता है बैकग्राउंड से। तो अपन एक एक करते हुए जो क्लासिफिकेशन है इनको पढ़ेंगे। रिपीट, कौन सा चीज़ रिपीट करना है हर्षित? मैंने अभी तक खाली चार्ट बनाया है, इस चार्ट में सब चीज़ों को अपन दोबारा समझेंगे। कॉम्बिनेशन पे आते हैं सबसे पहले। सबसे पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन, देखो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले लेंगे कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन, हाँ, केमिकल टाइप्स इज नॉट अंडरस्टैंड केमिकल। एक कम थी ना नेचर में, और कौन सी है बताओ, कोई छूट गया क्या नेचर में? नेचर में इतना ही है, बताओ कोई दूसरा और भी है?
कोई नेचर में और है क्या कोई? दिव्य पार्थ, केमिकल टाइप समझे नहीं? अच्छा, केमिकल अभी टाइप समझोगे, बिल्कुल समझोगे, एक एक करके समझोगे। सबसे पहले अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, देखो रिएक्शंस क्या होता है नेचर के बेसिस पे। मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड नोट है उसे लिखता हूँ पहले। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होता है: द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, उसे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? जैसे इस रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये फर्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है? दो या दो से ज़्यादा तो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है फाइनल वो एक ही बनता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट ए है और ये बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो केवल एक ही प्रोडक्ट बना रहा है, सी। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो डेफिनेशन समझो: द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंस टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल सब्सटेंस ही बना रहे हैं। जैसे ए प्लस बी गिव्स सी। तो ऐसी रिएक्शंस क्या हो जाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे सबसे फेमस एग्जांपल अपना वाटर फॉर्म करने वाला एग्जांपल है। जैसे H2 को O2 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है? H2O बनता है ना। इस रिएक्शन को बैलेंस फटाफट अपन कर देंगे, अपन ने सीखा है। तो यहाँ पे 2H2O कर देंगे, यहाँ पे 2H2 कर देंगे। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अभी ये रिएक्शन बैलेंस है। आप इसमें देख सकते हो दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं? सिंगल एक सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो H2 है, H2 का रिएक्शन मैंने Cl2 के साथ कराया, क्लोरीन के साथ कराया, तो इससे बनता है 2HCl। तो 2HCl बना, तो ये भी क्या हो गया? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। आई बात समझ में? बताओ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके केवल एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है, ठीक है? जैसे एक और टाइप हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बनने का। जैसे कार्बन जो होता है उसकी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाए तो ये क्या बना देगा? CO2 बना देगा, ठीक है? तो ये भी रिएक्शन कैसी हो गई? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अच्छा, कार्बन की यहाँ पे स्टेट है सॉलिड, तो सॉलिड को अपन एस से लिख देंगे। ऑक्सीजन की गैस से गैस स्टेट है तो यहाँ पे जी लिख देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की जो स्टेट है गैस है, तो उसके ब्रैकेट में भी अपन जी लिख देते हैं। तो ये भी आप बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन अपन लिखते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की जो स्टेट है कि वो कौन सी अवस्था में है, सॉलिड में है, लिक्विड में, या गैस में है, तो उसके लिए उनके ब्रैकेट में अपन एस जी या एल इस तरह से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे H2 गैस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा गैस जी। क्लोरीन भी गैस है तो जी आ जाएगा। HCl भी गैस होता है तो जी आ जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है, ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, लेकिन वाटर यहाँ पे लिक्विड है। तो हम केमिकल रिएक्शन में कभी कभी जो सब्सटेंसेज है उनकी स्टेट्स को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम सब्सटेंस के बीच में या फिर उनके नीचे ब्रैकेट में उनकी स्टेट भी लिख देते हैं। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है?
पहले मैं इसका नोट लिख देता हूँ यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जो एक जो सब्सटेंस है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। तो नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ये लेते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल 3 वापस समझाएं। एग्जाम्पल 3 में देखो, अभी समझाते हैं। ये सेकंड टाइप ले रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेचर पे। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, CO2 होता है। तो CO2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। C+O2 क्या होता है, CO2, बस CO2 बन गया। कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो CO2 बन जाएगा। बताओ, रिएक्शन बैलेंस है। और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके कोई सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे ये सारे किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। आया समझ में? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि अगर द केमिकल रिएक्शन इन विच, ये ध्यान से समझो, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड splits up into two or more simple substances। अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, अगर कोई कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कोई मान लो आपका सी है और ये किस में टूट गया, ए और बी में टूट गया, है ना, तो डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। तो ऐसे जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूना होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया, जब गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, डेल्टा। डेल्टा ये जो सिंबल है, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, देखो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, डेल्टा नाम है इसका। और ये सिंबल जो है, कोई रिएक्शन में अगर हीटिंग इन्वॉल्व हो, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे जो हीटिंग इन्वॉल्व है, इस हीटिंग को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस डेल्टा सिंबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में हीटिंग इन्वॉल्व हो तो वहाँ पे डेल्टा यूज़ किया जाता है। डेल्टा किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर यूज्ड फॉर हीटिंग, हीटिंग, ठीक है। हीट अगर अपन किसी रिएक्शन में दे रहे हैं, वॉइस लैग है, एक मिनट, हाँ हेलो, अब ठीक है वॉइस। हीट रिलीज का और हीट एब्जॉर्प्शन का, दोनों का मैं बताऊंगा। अभी डेल्टा को ध्यान में रखो, डेल्टा जो सिंबल है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, अगर अपन कोई रिएक्शन में हीट देते हैं, है ना, अगर गर्म करा जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैं इसका नाम भी लिख दूंगा वैसे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, एक तो CaO बनता है, और एक रिलीज होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें टूट के उड़ जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड पीछे बच जाएगा, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे एक कंपाउंड दो सिंपल सब्सटेंस में टूट गया है, तो ये रिएक्शन कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आई। यहाँ पे डेल्टा क्या है, हीटिंग का। तो हमने क्या किया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये देखो हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट जब किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक दो में कन्वर्ट हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन
हो गई। इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल और कराता हूँ। मान लो KClO3 है, तो KClO3 को अगर हीट किया जाए, जैसे KClO3 है, अगर इसे हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KCl प्लस O2 में। ये कन्वर्ट होता है, एक तो KCl मिलता है हमें और एक मिलता है O2, एक ऑक्सीजन मिलता है और एक KCl मिलता है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके बताइए। अभी देखो ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो KClO3 को जब हीट करते हैं तो KCl और O2 मिला, यहाँ पे COCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तब CaOCO2 मिला। ये तो बैलेंस्ड है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करके बताइए कि KClO3 के आगे क्या लगेगा, KCl के आगे क्या लगेगा और O2 के आगे क्या लगेगा। एक तो आप सीधे नंबर लिख देना, यहाँ पे क्या रखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ। अपन ने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है, तो आप ये बैलेंस करके बताइए रिएक्शन। KClO3 के आगे क्या लिखें, KCl के आगे क्या लिखें और O2 के आगे क्या लिखें, बताइए। हम्म, बहुत बढ़िया। जिया ने सबसे पहले सही आंसर दिया, एकदम सही। जिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और बाकी बच्चे भी बताओ। 2 2 3, बहुत बढ़िया राहुल। देवांशी 3/2। देवेशी। और बाकी लोग भी बताइए, बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन। KClO3 के आगे क्या लिखेंगे, KCl के आगे क्या लिखेंगे। 2 2 3, बिल्कुल सही प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दिव्य पार्थ एकदम सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। कर्णपाल एकदम सही, 2 2 3, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये तो हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। आप चेक कर सकते हो, सारी बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे 2, तो 2 कैल्शियम 2 क्लोरीन, 2 कैल्शियम 2 क्लोरीन, सॉरी 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो रहा है, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। आप इस रिएक्शन में भी देख सकते हो, एक सिंगल जो कंपाउंड है वो दो फर्दर कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। हम्म, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। जैसे ये दोनों रिएक्शंस जब हो रही है, तो ये दोनों रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है, हीट इन्वॉल्व है यहाँ पे, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक जो है 2 या 3 में टूट जाता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे 1 2 में टूटा, ये 1 2 में टूटा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। बहुत ही सिंपल सी बात है, बताओ। जैसे सब्जी बनाने के लिए भिंडी को अपन क्या करते हैं, कट कर देते हैं ना, तो एक भिंडी से कितने टुकड़े हो जाते हैं, 2 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो भिंडी का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। हम्म, एग्जाम्पल 2 वापस बताना है। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या बैलेंस करना नहीं आया या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में नहीं आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ऑडियो ऑन करो, ऑडियो से बताओ, ऑडियो से पूछो, ऑडियो ऑन करके पूछो। 1 मिनट में ऑडियो ऑन कर देता हूँ। बैलेंसिंग समझ में नहीं आई, अच्छा। बैलेंसिंग देखो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे अपन, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में KClO3 था, तो KClO3 में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और KCl बैलेंस था। चलो मैं बैलेंसिंग इसकी बता देता हूँ, देखो कैसे बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग को समझना पहले, जिसको भी समझ में नहीं आई बैलेंसिंग को समझो। इधर पोटेशियम एक है, इधर भी पोटेशियम एक है, बैलेंस्ड है। इधर क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन एक है, बैलेंस्ड है। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है,
तो यहाँ पे देखो कितना लगा देंगे अपन, 3/2 लगा सकते हैं। आमरिक ध्यान से समझना, यहाँ पे पोटेशियम एक, यहाँ पे क्लोरीन एक, लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। बहुत नाइंसाफ़ी है कालिया। अब इसका क्या किया जाए? इधर तो 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो इस 2 ऑक्सीजन के आगे मैं 3/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 3/2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में ये कितना है? 3 ऑक्सीजन हो गए ना। ये कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन ही हो गए। अब देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। लेकिन फ्रैक्शन में तो चीज़ें नहीं रहती, तो 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2KClO3 बाय ऑन हीटिंग गिव्स 2KCl प्लस 3O2। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? आमरिक बैलेंसिंग क्लियर है? हम्म। ओके क्लियर है। अभी बताओ, किसी को और भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ देवशी बताओ, देवशी, देवशी डाउट है? आई होप नहीं है। आगे चलें? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट यहाँ पे ध्यान में रखें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहता है ना, होती है ना, वो कहाँ पे होती है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या तो हम हीटिंग करते हैं तब, जैसे हीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हीटिंग जब होती है तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, या फिर किसी रिएक्टेंट में अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अपन आगे, जब आप आगे की क्लासों में जाते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाई जाती है तो उससे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे वाटर है, वाटर से अगर अपन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए, तो हम वाटर में बहुत हाई वोल्टेज अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाता है, उससे बाहर आ सकता है। ये थोड़ी आगे की क्लासों की बातें हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट जब सप्लाई करते हैं तो उस केस में कैसी रिएक्शंस होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी। ये एक आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। when we supply heat or electricity in a reaction, then decomposition reactions occur। ठीक है। जब हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, जैसे ये हीट के तो 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। तो वो अभी ना लेके केवल आप इतना सा ध्यान रखें कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है ना, हीट देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो उस केस में कैसी रिएक्शन होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो आज अपन ने 2 रिएक्शन अभी पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहली तो, और दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। हम्म। हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल हो गया। अगर वाटर में अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वाटर डिकम्पोज हो जाता है, पर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी पड़ती है, तब वाटर में डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, ये आगे की चीज़ें बिल्कुल जिया ऐसी ही रिएक्शन होती है, लेकिन अभी उसको अपन नहीं लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थी सेकंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेचर के बेस पे तीसरे टाइप की रिएक्शन अपन पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड, यह है थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या होती है। मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के बाद में मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कैसे बनता है? अभी जितने भी देखो, ये मेरे को पता था वाटर से ऑक्सीजन निकलता है और अभी ऑक्सीजन की कमी चल रही है,
तो मुझे समझ में आ गया था कि आप पूछोगे ही कि सर ये ऑक्सीजन अगर पानी से ला सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के ऑक्सीजन की कमी को काहे दूर नहीं कर लेते, है ना। तो अभी फ़िलहाल चलो थोड़ा बहुत तुमने अगर टॉपिक छेड़ दिया है तो मैं बता देता हूँ। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन जो आती है, जो आपके एयर में ऑक्सीजन होती है, अपना जो एयर है उसमें भी तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ये प्योर ऑक्सीजन नहीं है। इसमें नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, हर तरह की गैसें हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कंप्रेसर बनाए जाते हैं। ऑक्सीजन कंप्रेसर्स क्या करते हैं, एयर में से केवल ऑक्सीजन को सेपरेट करके वो स्टोर कर लिया जाता है। और ये जो स्टोर्ड ऑक्सीजन होती है इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं, लिक्विड फॉर्म में टैंकर वगैरह इधर उधर लेके जाते हैं, और इस ऑक्सीजन को अपन सिलेंडर में भी भर लेते हैं। और जो कि कोरोना के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, उनकी ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो अपन को बाहर से ऑक्सीजन तेज़ी से देनी पड़ती है, ऑक्सीजन अपन को सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीजन अभी अभी जो सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन आ रही है वो एयर से आती है, हवा से जो ऑक्सीजन बनती है वहाँ से आती है। पानी से जो ऑक्सीजन अभी हम नहीं बना रहे, उसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करवानी पड़ती है, जो कि अपन नहीं करते, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। तो तीसरा रिएक्शन समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई एक्स वाई कंपाउंड है, एक्स वाई कंपाउंड है मतलब उसमें एक एक्स एटम है, एक वाई एटम है। अगर इसका रिएक्शन जेड एटम से कराया जाए, अगर इसका रिएक्शन जेड एटम से कराया जाए, कोई एक्स और वाई कोई कंपाउंड है जिसमें एक्स और वाई क्या है, एक्स एक तरह का एटम हो गया, वाई दूसरे तरह का एटम हो गया, और इसकी रिएक्शन जेड से कराई जाए, तो जेड क्या करता है, वाई को अपने साथ ले आता है और एक्स को खुला छोड़ देता है। जेड ने क्या किया, जेड ने वाई को अपने साथ में ले लिया और एक्स को हटा दिया। तो एक्चुअल में क्या किया, जेड ने एक्स की को डिस्प्लेस कर दिया। जेड ने किसकी जगह ले ली, एक्स की जगह ले ली ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे आप दो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हो, आप दो बहुत अच्छे दोस्त हो और कोई तीसरा जन आके मान लो राम जो है मोहन का दोस्त है, और मोहन की जगह कौन आ गया, कोई मान लो गिरधारी आ गया, और गिरधारी ने मोहन को डिस्प्लेस कर दिया। अब गिरधारी और राम क्या हो गए, बहुत अच्छे दोस्त हो गए। तो ऐसा ही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, एक्स और वाई किसी कंपाउंड में दो एटम्स हैं, और एक्स की जगह किसने आके ले ली, जेड ने आके ले ली, तो अब नया कंपाउंड क्या हो गया, जेड वाई हो गया। तो जेड ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, एक्स को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। अब देखो ऊपर डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। ये जो कंपाउंड है इसमें एक्स को वाई ने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, इनका एक और नाम भी होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी बात ध्यान में रखें। इनका एक नाम और क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है इन रिएक्शंस का। ठीक है, आई बात समझ में, ओके, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर डेफिनेशन क्लियर हो गया है तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऐसे ही रिएक्शंस का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिंक का रिएक्शन जब H2SO4 से कराया जाता है, जब जिंक का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो जिंक क्या करता है, इस H2 को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे बना लेगा ZnSO4 और H2 यहाँ पे रिलीज करा देगा। ठीक है, तो जिंक जब H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, H2 को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। और जिंक जब H2 को डिस्प्लेस कर रहा है तो उससे क्या फॉर्म हो गया, ZnSO4, और H2 गैस एज ए रिलीज हो गई। बताइए समझ में आई क्या बात, क्लियर है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो लेता हूं मैं। और एग्जाम्पल है, मान लो Fe जो आयरन है, आयरन का रिएक्शन अपन कराते हैं कॉपर सल्फेट से CuSO4 से,
तो इस केस में जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, तो FeSO4 बन जाएगा, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर फ्री मिल जाएगा, बाहर कॉपर मिल जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बताओ क्लियर ये चीज? यस, ओके, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये यहाँ पे देखो, इस रिएक्शन में एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी होती है अपन को। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यहाँ पे देखो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जिंक और हाइड्रोजन में कौन रिएक्टिव है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखूँ कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जो फर्स्ट रिएक्शन है उससे हमें ये पता चलता है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और दूसरी रिएक्शन से पता चलता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें ये पता चल जाता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अभी आज अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, आज अपन इतना ही रखेंगे, और यहाँ से आगे अपन कल की क्लास में यानी कि परसों की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो अलग अलग टाइप है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और ये आगे और भी टाइप, ये भी सारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।